कल हमने भारत का सवाल में बड़ी दिलचस्प चर्चा की थी कि किस तरीके से भारत एक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। दो दुश्मनों को साथ जिन्हें जो आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे दो देशों को साधना एक बड़ी चुनौती होती है। दोधारी तलवार पर चलने जैसा होता है और भारत ने सफलतापूर्वक ये काम करके दिखाया, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो या फिर रशिया और यूक्रेन का मामला हो। यूक्रेन की जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा जिस समय रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब ये कहा जाता था कि भारत क्या करेगा इसमें, क्या भारत युद्ध को रुकवा देगा। आज यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि भारत वो देश है या उसकी मध्यस्थता इतनी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध का समाधान अगर निकल सकता है तो भारत के जरिए निकल सकता है। हालांकि कल विशेषज्ञों की यह भी राय थी कि भारत कभी मध्यस्थता के पक्ष में नहीं रहा है क्योंकि ये हमारी भी पॉलिसी रही कि हम अपने किसी विवाद में किसी अन्य देश की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, जैसा कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का एक बार प्रस्ताव आया था। निश्चित तौर पर यूक्रेन की ये यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भारत के कद को बहुत ऊंचा कर देती है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इसकी प्रशंसा हर ओर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर हैं। वो स्पेशल रेल फोर्स 1 से लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद कीव पहुंचे। पूरी दुनिया की निगाहें उस समय पीएम मोदी पर टिकी हुई थी जब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन बिना समय गंवाए युद्ध विराम के लिए बात करें। समस्या युद्ध से नहीं, बातचीत और कूटनीति से हल होती है। पीएम ने यह भी कहा कि युद्ध में भारत का रुख कभी भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि वो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। इससे पहले उन्होंने कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कीव के एवी फोमिन बॉटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2020 में स्थापित किया गया था। 7 घंटे के पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के पहली बार यूक्रेन दौरे, वो भी जंग के बीच, के क्या मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा दिखाई पड़ती है। पीएम मोदी के इस दौरे का यूक्रेन रूस युद्ध पर क्या असर होगा, इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पोलैंड के बाद लगभग 10 घंटे की स्पेशल रेल फोर्स 1 की यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के कीव पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा इसीलिए खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात पर थी। मुलाकात में गर्मजोशी और इमोशन भी दिखाई दिया। दोनों नेता एक दूसरे के गले भी मिले। मैरिन्स्की पैलेस में बैठक में जेलेंस्की से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध में भारत का रुख कभी भी न्यूट्रल नहीं था, बल्कि वो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। ऐसे से आप मेरे भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी मेरी भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी ने संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बिना समय गंवाए यूक्रेन और रूस आपस में बातचीत करें क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। शांति के प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। इससे पहले कीव पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत किया। भारतीयों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने
फोमिन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बापू की प्रतिमा पूरी दुनिया में मौजूद है। ये लाखों लोगों को उम्मीद देती है। पीएम यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी गए, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देश मानवीय मदद, कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। युद्ध के दौर में यूक्रेन के लिए भी एक उम्मीद की किरण है और आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि मैं जब रशिया की यात्रा पर था तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन की आंख में आंख डालकर मैंने कहा हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। कल हमने काफ़ी कुछ बात इसमें की थी और आज एक और पैनल मेरे साथ मौजूद है। रंजीत कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस यात्रा के मायने। साथ ही साथ में प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर जोशी आपका स्वागत है, रंजीत जी आपका स्वागत है। अंशु जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक सभी लोगों के जहन में प्रश्न आ रहा है और कल भी मैं इस पर काफ़ी लंबी चर्चा कई मेहमानों से करता रहा, उसमें 2 दुश्मन देशों और दोनों को साधना है आपके लिए, तो ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा होता है। इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भी हमारी नीति ऐसी रही है, रशिया यूक्रेन के मामले में भी रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा न्यूट्रल रुख कभी भी नहीं था, हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं, यानी युद्ध किसी भी तरीके से हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, किसी ने भी थोपा हो। रूस के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे? अब रूस के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही होंगे जैसे अमेरिका के साथ यात्रा का नया एक पड़ाव शुरू करने के बाद या एक नया चैप्टर शुरू करने के बाद भी बने रहे। और पिछले महीने जो पुतिन को संदेश देकर के आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वही संदेश उन्होंने आज ज़ेलेंस्की को दिया और 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आज अपने संबोधन में की, जिसका इंतजार मुझे लगता है रशिया भी कर रहा था। एक तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध से बहुत दूर हैं लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। इसका आप रीड बिटवीन द लाइन समझिए कि हम मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने आज ऑफिशियली इसकी घोषणा करी कि यदि एक मध्यस्थ के रूप में मेरे रहने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रकार की वार्ता में, तो मैं वो रहने के लिए तैयार हूं। और इस पेशकश को मोदी जी करें, इसकी उम्मीद, इसकी आशा पूरा विश्व कर रहा था। और आज उन्होंने यूक्रेन में जाकर के जो ज़ेलेंस्की से सीधे सीधे ये बात की, अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात की और मानवीय संवेदनाओं से उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया कि युद्ध का जो शिकार होते हैं वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले बच्चे होते हैं। और इसी प्रकार की बात उन्होंने रशिया में भी की थी। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों ही देश भारत जैसे एक देश का इंतजार कर रहे थे, एक सही मध्यस्थ की जो एक तलाश पूरा विश्व कर रहा था। आज जब उसकी ऑफिशियली घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की है, तो मुझे लगता है कि फेज वाइज एक डिप्लोमेटिक टॉक की इसके बाद शुरुआत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत एक फेज्ड मैनर में ये युद्ध समाप्त हो, इसकी यहां से शायद कवायद शुरू हो जाए। जी रंजीत जी, एक समय था बहुत मजाक में, तंज के अंदाज में कहा जाता था कि रशिया यूक्रेन युद्ध में क्या भारत मध्यस्थता करेगा, ये युद्ध रुकवाएगा, लेकिन आज UN भी इस बात को कह रहा है और ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों को भी एक ऐसे साथी की जरूरत महसूस हो रही है जो इनकी बातचीत को आगे बढ़ाए, क्योंकि युद्ध का ये बहुत लंबा समय बीत गया और युद्ध किसी के लिए भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेकर आता है। तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में ये जो चल रही है टसल दोनों देशों के बीच में, ये किसी अंत की तरफ जाती दिखाई देती है और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इस यात्रा से स्पष्ट होती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के दौरे में यह स्पष्ट किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ताजा युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने के लिए भारत यदि कोई भूमिका निभा सकता है तो भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन भारत यह भूमिका तभी निभा सकता है जब दोनों पक्ष भारत को इस बात के लिए राजी करें, भारत को कोई भूमिका प्रदान करने की घोषणा करें, रूस भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करे। यूक्रेन पहले से तैयार है कि भारत भूमिका निभा सकता है। अब भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रूस को क्या भारत मनाने की स्थिति में है? क्या भारत रूस पर दबाव डाल सकता है कि वो बातचीत के लिए आगे आए? भारत ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाते हुए दिखता है, क्योंकि रूस पर किसी तरह का दबाव भारत डालता हुआ नहीं दिखता है। पिछले 8 जुलाई को जब भारत के प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था, मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत की थी, उसमें इस तरह का कोई संकेत नहीं आया कि रूस भारत को बातचीत के लिए भारत की सहायता चाहता है। रूस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया
और देखिए, जो भारत ने रूस का दौरा किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की निंदा की गई, यूक्रेन के लोग काफी नाराज हो गए। लेकिन भारत ने रूस यूक्रेन का दौरा करके यह संकेत दिया है कि भारत एक तटस्थ भूमिका निभा रहा है। भारत की रूस के साथ अच्छी दोस्ती है, सामरिक साझेदारी का रिश्ता है, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का गहरा संबंध है, भारत और रूस के साथ रिश्तों को अहमियत देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं है कि रूस ने जो 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 कृत्य किया है, जो काम किया है यूक्रेन की निर्दोष जनता पर, जिस तरह के प्रहार किए हैं, जिस तरह से बच्चों को, जिस तरह से उनकी हत्याएं करवाई हैं, भारत ने उससे कभी भी स्वीकार नहीं किया है। भारत ने सार्वजनिक तौर पर निंदा की है। और इसके बाद भारत ने जब यूक्रेन का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की, वहां के आम लोगों से मुलाकात की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश गया। भारत नैतिक दबाव रूस पर डालता हुआ दिख रहा है। भारत प्रत्यक्ष तौर पर रूस से कुछ नहीं कह रहा है। बढ़िया, आपने बहुत संक्षेप में बड़े अच्छे से इसको एनालाइज किया है। मैं थोड़ा और डिटेल में इसको समझूंगा। इस सबके बीच मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो हम मेजर जनरल कटोच से भी इस पर बात करते हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो इस पर और रोशनी डाल पाएंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भी इस पैनल पर। मेजर जनरल कटोच, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि भारत की स्थिति, जो रंजीत जी भी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखते रहे हैं और उन्होंने बड़ा संक्षेप में एक अच्छी एनालिसिस रखी। लेकिन क्या भारत इस स्थिति में है कि हम रूस को मना पाएं और एक कोई मध्यस्थता का माहौल बना पाएं, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये दोनों देश अब सोच रहे हो, मतलब रशिया भी चाहता है कि कोई रास्ता निकले और अगर रास्ता इस तरीके से निकलता हो तो निकाला जाए। इस पर आपका टेक क्या, आपका अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद प्रवीत जी। देखिए, मेरे अपने सोच विचार से भारत की स्थिति नहीं है रूस के ऊपर दबाव डाले या यूक्रेन के ऊपर, और इसकी तो भारत की बात छोड़ो, किसी दुनिया में कोई भी देश की वो स्थिति नहीं है। लेकिन इस समय पर हालत ये हो गए है कि युद्ध बहुत लंबे अरसे तक चल रहा है और मुझे लगता है रूस भी थक गया है और यूक्रेन भी थक गया है। अभी इस प्रकार से वो युद्ध रोके, बोले कि हम थक गए और युद्ध रोको, वो तो उनकी जनता के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जी। अब जब भारत बीच में आ गया है और भारत की जो स्टैंडिंग है रूस के साथ और यूक्रेन के साथ, वो न्यूट्रल पोजीशन पर है, तो जब हम बातचीत करने जाएंगे तो दोनों पक्षों में से ये नहीं समझेगा कि हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। फर्ज करो अगर चीन बीच में आ जाए तो यूक्रेन उसको मांगेगा नहीं, और अगर नेटो के कोई भी देश आ जाए, अगर वो पीस कराना चाहते हैं तो रूस उसको मानेगा नहीं। तो भारत इस स्थिति में है कि कम से कम दोनों भारत की बात सुनने के लिए तो तैयार है। और मुझे लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी, वो रिश्तों का फायदा उठाते हुए कम से कम एक सीज फायर डिक्लेयर हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार सीज फायर डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद बातें जितनी लंबी चलने दो, लेकिन कम से कम ये आर्टिलरी फायर तो बंद हो जाएगा, ड्रोन जाना बंद हो जाएंगे और फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर देखी जाएगी, लेकिन ये पहला कदम है। और मैं समझता हूं इस समय पर सिर्फ भारत की स्थिति वो है कि वो उसको कर सके, और कोई देश मुझे लगता नहीं है इस प्रकार की बात कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी और भारत कर सकते हैं और कोई नहीं है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा और मैं एनालाइज करना चाहूँगा अवश्य, कि सिर्फ भारत ही कर सकता है और भारत ही क्यों ज़रूरी है इस पर्टिकुलर युद्ध की अगर बात करें। और जब हम तटस्थता की बात करते हैं तो भारत की पॉलिसी हमेशा से रही कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम किसी भी तरह के युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। इस मामले में भी जैसा डॉक्टर अंशु भी शुरुआत में बता रही थी, हमारा न्यूट्रल व्यू कभी नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी युद्ध थोपेगा या जो भी युद्ध कर रहा है, हम उसके साथ में नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया है कि पुतिन से उनकी बातचीत किस तरीके से हुई और कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक तौर पर चले गए हैं या बस रशिया गए थे इसलिए यूक्रेन चले गए, बल्कि ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में एक माहौल बना है कि ये यात्राएं जरूरी हैं, यानी एक प्लॉट तैयार हो रहा है। निश्चित तौर पर पहले सेट में रशिया और ऑस्ट्रिया की यात्रा हुई। ऑस्ट्रिया में माननीय प्रधानमंत्री कह के आए, हमने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और फिर अभी उसी संदेश को आगे ले जाते हुए पहले पोलैंड गए। पोलैंड की इस रशिया यूक्रेन युद्ध में ये दूसरा सेट है।
जिसमें कि यूक्रेन और पोलैंड है। तो पोलैंड जो है वो इसमें नाटो मेंबर कंट्री के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस पूरे युद्ध में। सारा जो रसद है, नाटो की जो सहायता है यूक्रेन को, वो पोलैंड के माध्यम से पहुंच रही है। तो कई लोगों ने टीका टिप्पणी भी की पोलैंड एक आई वॉश है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई आई वॉश है, क्योंकि द्विपक्षीय स्तर पर भी हमने उसके साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है इस यात्रा में। 45 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड गए, तो ये बड़ी एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है प्रवीण जी। और अब वो पहुंचे हैं जेलेंस्की के पास ये संदेश लेके, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पुतिन से बात हुई होगी तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी जो कि डिप्लोमेसी से संबंधित होंगी, और अब जो दो लीडर्स के बीच की आपसी बात हुई होगी, घनिष्ठ मित्रों के बीच बात हुई होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी उसी संदेश को अब जेलेंस्की तक पहुंचा रहे हैं कि युद्ध समाप्त करो, इसका अंत होना चाहिए। और इसीलिए वो इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। ये एक जब भारत जैसे देश का प्रधान जब इतनी बड़ी बात कहता है, वो देश जो किसी खेमे का, किसी गुट का हिस्सा नहीं है, वो देश जो युद्ध नहीं चाहता, जो अपनी सेना को भी शांति सेना कहता है, तो जब उसका प्रधान इस प्रकार की बात कहता है, और इस बात का इंतजार हम सभी बड़े लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली भारत ने इस प्रकार की पेशकश नहीं की थी प्रवीण जी। टर्की जैसा देश आगे आया, चीन जैसा देश आगे आया, लेकिन ये ऐसे देश है जिन पे या तो यूक्रेन विश्वास करता है या रशिया। भारत एक ऐसा देश है जिसके मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों ही देशों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि भारत क्यों, इस सवाल का जवाब मिलता है क्योंकि भारत पर ट्रस्ट ये दोनों देश कर सकते हैं और इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध काफी घनिष्ठ रहे हैं। रंजीत जी, इस पर आपका भी टेक चाहूंगा कि यह मंशा रशिया और यूक्रेन की भी लगती है कि भारत के प्रधानमंत्री आए। देखिए, रूस के बाद यूक्रेन का दौरा करके भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया है कि भारत यूक्रेन में युद्ध का किसी तरह का माहौल नहीं चाहता। लेकिन आज जो भारत और यूक्रेन के बीच बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, उसके बाद जो साझा बयान जारी हुआ है, वो काफी अहमियत रखता है। साझा बयान में कई अहम बातें कही गई हैं, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान संप्रभुता के आधार पर ही आधारित हो सकता है। दोनों देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी प्रादेशिक एकता के सम्मान करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रूस ने यूक्रेन के जितने इलाके पर कब्जे किए हैं, रूस को उसे खाली करना पड़ेगा। अब रूस इसीलिए भारत का नाम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले ही अपनी स्थिति साफ कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ संदेश दिया है, यूक्रेन के साथ जो भी समाधान निकलेगा उसमें संप्रभुता का पूरा सम्मान करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या रूस जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, डोनेट्स्क का जो इलाका है, क्या उसे रूस छोड़ने को तैयार हो जाएगा? और यह भी एक सवाल है कि क्या यूक्रेन अपने इलाकों की छोड़ देने की कीमत पर रूस के साथ किसी शांति समझौते की बात करने को तैयार होगा? दोनों देश काफी विपरीत ध्रुवों पर बैठे हैं। दोनों देशों को झुकना होगा, तभी शांति का मार्ग आगे बढ़ सकता है, शांति वार्ता तभी आगे बढ़ सकती है, और भारत की भूमिका इसमें तभी एक उभर करके आगे निकल सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया रंजीत जी कि इतना आसान भी नहीं है। बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन जब भी कोई युद्ध समाप्त होता है तो बहुत सारी शर्तों के साथ, हमने देखा देश के देश टूट जाते हैं, देश का नक्शा बदल जाता है, जैसी बहुत सारी स्थितियां बनती है। मेजर जनरल कटोच, आपका टेक भी इस पर चाहूंगा, क्योंकि आप एक सेना के उच्च अधिकारी होने के नाते इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि युद्ध के बाद में जो पैचअप होता है वो उतना आसान नहीं होता है। इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा भी लें तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर रशिया और यूक्रेन लंबे उलझे हुए, हो सकता है वो खुद सुलझना चाह रहे हो तो भी मुश्किल इतनी बढ़ा ली है कि इतना आसान नहीं होगा। देखिए, मेरे अपने ख्याल से जो टेरिटरी रूस ने ली है वो पूरी की पूरी टेरिटरी छोड़ने को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, उसकी तो बात ही भूल जाओ। सबसे पहले क्योंकि क्रिमिया के ऊपर भी मांग हुई थी यूक्रेन की, तो क्रिमिया तो पुराने हजारों सालों से वो रूस का ही हिस्सा था और उसकी इतिहास कुछ और है। लेकिन अभी हम बात करते हैं डॉनबास की। डॉनबास में ज़्यादा करके रशियन स्पीकिंग लोग हैं और ये भी रूस देने को तैयार नहीं है। लेकिन क्रिमिया और डॉनबास के अलावा जो बाकी उन्होंने टेरिटरी ली है, हो सकता है वो वहां से विड्रॉ हो जाए अगर पीस ट्रीटी हो जाए। इसमें एक चीज और भी सोचने की जरूरत है कि इस समय पर नेटो भी थक चुका है और अगर अमेरिका में जो इलेक्शंस होंगे, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाए
तो वो जो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। तो यूक्रेन की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मान जाएंगे कि चलो अगर शांति हो जाएगी और जो 50% कम से कम हमारी टेरिटरी अगर वापस हो जाए, तब हम एक तरफ से सीज फायर एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी फिर बातें जो है वो डिप्लोमेटिकली तौर से होते रहेंगे। लेकिन इस समय पर हालत वो है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सभी लोग, नेटो शांति चाहता है, यूक्रेन शांति चाहता है और रूस शांति चाहता है। अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हो सकता है वो शांति ना चाहे, लेकिन अगर प्रेसिडेंसी में रिपब्लिकन आ गए तो वो भी हो जाएगा। तो इस समय पर हालत सबकी वही है। और जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने बताया, भारत की भूमि इस समय पर बिल्कुल सही बनी हुई है। हम मिडिल पाथ पे हैं और हमारी बात कम से कम सुनने को तो तैयार है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी का भी बात आ जाती है। भरोसा है उनके ऊपर, सिर्फ देश की बात नहीं होती है, देश के लीडर के ऊपर भी बात होती है। और इस समय पर नरेंद्र मोदी जी की जो स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, अगर पोलिंग भी की जाती है, उनको नंबर 1 लीडर बताया जाता है, तो मुझे लगता है कि सभी मानने को तैयार हो जाएंगे। और बेशक सलूशन ना भी आए, सीज फायर कम से कम हो सकता है। जी, सीज फायर कम से कम हो सकता है। देखिए, अभी तक की जो बातचीत हुई है उसका लबो-लुबाब जो निकल कर आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बातचीत में 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई। भारत ही क्यों, अभी भारत पर इतना फोकस क्यों है? क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ में बड़े बैलेंस्ड संबंध रहे हैं, दोनों के साथ में अच्छे संबंध भारत बनाकर चला है और दोनों देश विश्वास कर सकते हैं भारत पर। अभी तक जिन भी देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनका झुकाव किसी एक की तरफ ज्यादा दिख रहा था। हालांकि आज भारत ने भी स्पष्ट किया है कि हम कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूक्रेन के साथ, जब यूक्रेन की धरती पर यह बयान दे रहे हैं, वहां पर बच्चे जो मारे गए उन पर बड़े भावुक हुए, बुद्ध की धरती से आते हैं, ये हर जगह, पोलैंड में भी कहा गया, यूक्रेन में भी कहा गया, ऑस्ट्रिया में जहां अभी डॉक्टर अंशु जिक्र कर रही थी वहां पर भी कहा गया। तो बुद्ध की धरती का मतलब ही है कि हम शांति के पक्षधर हैं और हम अपनी सेनाओं का इस्तेमाल भी बेजा नहीं करते, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। हम किसी अन्य देश के युद्ध का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो यह बात तो तय हो गई। दूसरा, अभी रंजीत जी ने और मेजर जनरल कटोच ने जो बताया, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि टेरिटरीज को लेकर, यानी अभी तक लड़ाई जहां आई है वहां पर रशिया जितनी जगह को कब्जा चुका, उनमें से क्या क्या छोड़ेगा। अगर मान लीजिए दोनों देश थक गए हैं और किसी शांति समझौते पर, पीस ट्रीटी पर जाना चाहते हैं, तो उसकी शर्तें क्या होंगी? क्योंकि आसान नहीं होगी प्रक्रिया। डॉक्टर अंशु, मैं आपसे कमेंट नहीं ले पाया था, जो रंजीत जी ने बात को शुरू किया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वो लाए थे कि कहां कहां मामला उलझा हुआ है, उसको मेजर जनरल कटोच ने आगे बढ़ाया। आप भी थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि जब भी युद्ध होता है उसके पोस्ट वॉर हमेशा एक मुश्किल आती है कि आप जब पैचअप करेंगे या किसी तरह से शांति स्थापित होगी तो उसकी बहुत सारी कीमत होती है दोनों पक्षों की तरफ से। उसकी स्थिति इस वक्त क्या है और उसके लिए कितना तैयार है रशिया और यूक्रेन दोनों? ये आपने प्रवीण जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। एक तो हम इस चीज को समझें कि जब भी किसी युद्ध का अंत होता है तो वो कैसे हो रहा है। डिप्लोमेटिक टेबल पर संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जा रहा है, सीज फायर के बाद फेज वाइज मैनर में युद्ध का अंत हो रहा है, या अचानक एक पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और दूसरी की जीत हुई, जैसे कि हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में देखा। तो या तो दोनों पार्टीज बैठ करके इसका नेगोशिएट करती हैं कि अब सीमाओं का नया बंटवारा कैसे होगा, किसके पास कौन सी टेरिटरी जाएगी। जुडिशियल सेटलमेंट के माध्यम से भी ये हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हो सकता है, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी ये होता है, और किसी की मध्यस्थता के माध्यम से भी ये हो सकता है, और भी कई तरीके हैं। लेकिन ये केस टू केस डिफर करता है प्रवीण जी। और 1 मिनट का समय लूंगी रशिया और यूक्रेन के केस में ये समझाने के लिए। देखिए, पहले क्या था, शीत युद्ध के दौरान जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तत्कालीन सोवियत संघ, ये जितने भी जॉर्जिया हुआ, क्रिमिया हुआ, यूक्रेन, ये सारे हिस्से थे यूएसएसआर के। फिर ये टूट कर इन तमाम नए राज्यों में बन गया और रशिया एक, जो यूएसएसआर का के नाम पर हमने देखा कि रशिया बना। अब हम चलते हैं 1990 की बाद की यात्रा में। पुतिन जो जब आए तो वो चाहते थे कि रशिया को यूएसएसआर की खोई ग्लोरी मिले, तो उन्होंने पहले जॉर्जिया में जाकर सेपरेटिस्ट फोर्सेस को वहां सहायता की और कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, वो आज तक है।
फिर जो ब्लैक सी है वहां उसका एक अपना अलग ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ट्रेड इंपॉर्टेंस है, वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए क्रीमिया पर कब्जा किया। अब जो ये यूक्रेन पर आक्रमण किया है, ये तो नाटो यूएस वहां तक ना आए, यूक्रेन उसका मेंबर ना बने, ये एक कारण है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली समझेंगे तो वो जो उत्तरी हिस्सा था यूक्रेन का, लुगांस्क और डोनबास वाला, वहां पर भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस थे और वहां से पूरा एक लैंड कॉरिडोर बनता है जो क्रीमिया तक जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक मकसद था रशिया का, लैंड कॉरिडोर क्रिएट करने का। तो अब जब आज की तारीख में आप नक्शा देखेंगे तो वहां पर पूरा रशिया का सेपरेटिस्ट फोर्सेस का कब्जा है। अब इस स्थिति में जब ये मध्यस्थता, पहले तो हम ये देखें सीज फायर अनाउंस होगा, उसके बाद वो फेज्ड वाइज मैनर में पूरी बातचीत चलेगी। तो इसमें क्या हम मध्यस्थता करते हैं तो फिर ये जो सीमाओं का बंटवारा होगा, युद्ध के पहले की स्थिति में दोनों देश जाएंगे या जीते हुए हिस्से नहीं छोड़ना चाहेंगे, जो कि ऑफ कोर्स रशिया तो कम से कम क्लेम करेगा। ये आप तो बड़े कैसे इंपॉर्टेंट बांटेंगे? पॉइंट पर इस चर्चा को लेकर आई, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मेरे जहन में आ भी रहा था कि रंजीत जी को भी मैं इसमें शामिल करता हूं। रंजीत जी, ये बात सही है कि जब युद्ध होता है तो यूक्रेन जैसा देश अगर रशिया के खिलाफ अड़ा हुआ है और लड़ता चला जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका जैसी ताकतें उसके साथ में खड़ी हुई हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह मध्यस्थता होगी तो सिर्फ भारत करवा देगा ये भी बात नहीं है, इधर अमेरिका क्या चाहता है ये भी महत्व का रहेगा। रशिया और अमेरिका के अपने जो संबंध हैं वो भी आड़े आएंगे, बहुत सारे डिसीजंस होंगे जो यूक्रेन अपने दम पर नहीं ले पाएगा। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसका सिनेरियो भी थोड़ा सा समझाएं, जो डॉक्टर अंशु ने कहा उस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो। देखिए, डॉक्टर अंशु ने बहुत सही मसला पेश किया है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो ताजा विवाद चल रहा है, जो ताजा युद्ध चल रहा है, वो केवल दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति नहीं है। यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो के देश लगे हुए हैं और रूस और यूक्रेन के बीच यदि कोई समझौते की स्थिति बनती है और यूक्रेन उसमें अब अपना एक बहुत बड़ा इलाका रूस को सौंपने को तैयार हो जाता है, तो यह यूक्रेन की हार नहीं होगी बल्कि अमेरिका और नाटो देशों की हार होगी। और अमेरिका और नाटो देश कतई नहीं चाहेंगे कि रूस को यूक्रेन अपना बहुत बड़ा इलाका जो डोनेट्स्क का इलाका है वो रूस को सौंप दे। अब जैसे सीज फायर की बात चल रही है, रूस की सेनाएं जहां तक आगे बढ़ चुकी हैं, क्या उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया जाएगा? यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यही है। अब रूस की अगर इस प्रस्ताव को मान लेता है कि वो पीछे हटने को तैयार है, तब तो बात आगे बढ़ती हुई लगती है। लेकिन रूस ने इस तरह का कोई संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर भी कहीं भी किसी स्तर पर नहीं दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार है। अब देखिए, जो रूस का जो कुर्स्क का इलाका है जिस पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है, तो इससे यूक्रेन की स्थिति थोड़ी मजबूत होती हुई लगती है। लेकिन रूस जो है उसको लेकर के भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं दिखता। निश्चित तौर पर रूस की सेना काफी थक चुकी है, रूस में सैनिकों की कमी महसूस की जा रही है और यही वजह है कि वो भारत और सीरिया और जो दक्षिण एशिया के देशों के से वो युवकों को बहका करके सेना में भर्ती कर रहे हैं और रूस की ओर से उन्हें लड़ने को मजबूर कर रहे हैं। तो रूस वाकई में थक चुका है। रूस भी युद्ध को समापन चाहता होगा, लेकिन रूस की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो तुरंत यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण कर दे और सारे इलाके खाली कर दे। तो ये मसला बहुत ही जटिल हो चुका है और इसमें रूस और यूक्रेन का केवल आपसी मामला नहीं है, नाटो और अमेरिका का इससे बहुत बड़ा हित जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें दूसरे मसले भी जुड़े हैं। जैसे नाटो की सेना ने जिस तरह से रूस की सीमाओं तक अपना विस्तार किया है, जिसे ईस्टर्न इनलार्जमेंट कहा जाता है, रूस की सेनाओं पर जो नाटो की सेना ने अपनी जो एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं, रूस की सीमा पर जिस तरह से नाटो देशों ने अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है, उसको लेकर के रूस हमेशा आपत्ति करता रहा है। अब मामला इसी से विवाद और गहराता गया और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नाटो के देश रूस की सीमाओं से अपनी सैन्य प्रणालियां वापस ले लेंगी? ये सब मामले उलझे हुए हैं, इन सब मामलों पर समझौता होगा। ये एक आपने बढ़िया पॉइंट दिया और मेजर जनरल कटोच को मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ाता हूं। जो बात चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल पर डॉक्टर अंशु जिस बात को लाई है। मेजर जनरल कटोच, रशिया की स्थिति वर्तमान में क्या है? उनकी पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षाएं रही हैं जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया डॉक्टर अंशु जोशी ने, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आज रशिया के हालात क्या हैं युद्ध के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव वो
वो भी महसूस कर रहे होंगे, कब तक लड़ते रहेंगे और किस किस से लड़ते रहेंगे। तो इस लिहाज से आज क्या स्थिति रशिया की आपको दिखती है सामरिक महत्व के लिहाज से? देखिए, अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लग गए थे रूस के ऊपर। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी पैनल पर जुड़ गए, तो मैं उनका भी स्वागत कर दूं और इंट्रोड्यूस कर दूं। बहुत स्वागत है जी। मेजर जनरल कटोच, आप अपनी बात पूरी हाँ, करें। तो ये मैं कह रहा था कि जहां तक रूस की बात है, बहुत सालों से वो, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात लें, तब तो रूस हमेशा लड़ने के लिए तैयार था, वो बात नहीं है। लेकिन इस समय पर क्या हुआ कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि 5 या 6 महीने के अंदर ही रूस की इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसा हुआ नहीं। रूस की इकोनॉमी वैसे ही है, और जो भी लोग इस समय पर मॉस्को वगैरह गए हैं, वहां पर तो युद्ध का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये जो असर जो युद्ध का है, ये सिर्फ यूक्रेन में है। और जहां तक रशियन पब्लिक ओपिनियन है, मैं मानता हूं कि वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन मैं कहने को ये कभी नहीं कह सकता हूं कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको इस स्थिति पर लाया जाए कि लड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, तो सालों तक अपनी लड़ाई करते रहेंगे। रूस छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, बात ऐसी है, कहीं ना कहीं तो सीज फायर हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ज्योग्राफी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्रिमिया जो है वो हमेशा रूस का ही हिस्सा था। अगर आप पहले भी देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे भी पहले, यूएसएसआर बनने से पहले भी क्रिमिया जो है वो रूस का हिस्सा था, और वहां पर उसकी ब्लैक सी फ्लीट वहां पर होती थी। ब्लैक सी में क्रिमिया उसका हेडक्वार्टर था। तो किसी भी हालत में ब्लैक सी को रूस छोड़ने वाला नहीं है। जब यूएसएसआर बना, तब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये यूक्रेन के अंदर क्रिमिया को लाया गया था। ये टेरिटोरियल चेंज नहीं हुआ था उस टाइम पर। अब जाके जब नेटो की तरफ से, जब नेटो रूस के अंदर नजदीक जाने लगा, तो आखिरी में ये तो नेटो की भी गलती है। जो कई काम उन्होंने किए वो सही नहीं थे, और रूस को जवाब देना पड़ा। और आखिरी बात हुई यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि वो यूक्रेन को भी नेटो में लाना चाहता था। और ये युद्ध का कारण, असली कारण ये है। अब जाके जब समझौता हो जाएगा, सबसे पहले समझौता में जो मेरी अपनी तरफ से है कि देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले सीज फायर करो। इस सीज फायर में मैं समझता हूं कि एक बार जब बातें शुरू हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक कॉम्प्रोमाइज ये होगी कि रूस की तरफ से एक डिमांड होगी कि जहां तक नेटो है, वो अपना रूस की तरफ एडवांस करना वो बंद कर दे। एक तरफ से वो डीमिलिटराइज जोन चाहता है यूक्रेन को, और ये वेस्ट को करना पड़ेगा। नहीं तो ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर 10 साल नहीं, 20 साल, 100 साल तक चलती रहेगी। हाँ, जब अगर तक मतलब अगर आप ताकत के आकलन में जाएंगे, और अगर कोई, जैसे भाषा में कहा जाता है ना, अड़ी पर आ जाए, तो फिर वो लड़ते रहेंगे। लेकिन ये मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। अगर आप ये रशिया, यूक्रेन और साथ ही साथ में भारत की भूमिका को समझना चाहते हैं, तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब आदि पर भी अवेलेबल रहेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूं आपको कि आपको पूरी जानकारी, मेरे लिए भी बड़ा दिलचस्प रहा आप लोगों ने जो जानकारियां रखी। संजीव जी, काफी बात हो चुकी है, मैं और आपसे तो पहले भी हमने इस पर बातचीत की है, लेकिन जो मूल मुद्दे रहे उसमें यह है कि भारत की मध्यस्थता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, दोनों हम पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, दोनों देश कहीं ना कहीं थका हुआ, कोई भी युद्ध किसी भी देश को थकाता है, इसीलिए बहुत गुंजाइश है कि कोई पीस ट्रीटी की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, उलझने हैं कि समझौता किन शर्तों पर होगा। आपका टेक क्या है और आपकी एनालिसिस क्या कहती है इन मुद्दों पर? देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता इस युद्ध की ये है कि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, वहीं दूसरी तरफ रशिया है। यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर, आगे युद्ध के क्षेत्र के तौर पर किया जा रहा है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी नेता है। वो रशिया के जो गौरव को उसी तरीके का बनाना चाहते हैं जैसा सोवियत यूनियन के समय में हुआ करता था। उन्होंने पीटर द ग्रेट वगैरह से भी के बारे में चर्चा करके उन्होंने वर्तमान रशिया से उनकी तुलना कर डाली, और उस तरीके के जो पास्ट का जो गौरव था रशिया का, उसको वो स्थापित करना चाहते हैं। वो लगातार, चाहे वो यूक्रेन में तो उन्होंने हमला किया ही, साथ ही साथ हमने ये देखा कि अमेरिका की हेजिमोनी को जहां कहीं भी रशिया को चैलेंज करने का मौका मिलता है, रशिया ऐसे अवसरों को चूकता नहीं है। रशिया की इंडो पैसिफिक रीजन में भी उसकी गहरी महत्वाकांक्षाएं हैं, और जाहिर है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब इतने महत्वाकांक्षी हैं, तो वो अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज कर रहे हैं, और वहीं अमेरिका अपनी एग्जिस्टिंग हेजिमोनी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और वेस्टर्न कंट्री जो कि अमेरिका के एलाइज हैं,
वो अपनी हेजेमोनी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही हैं और इनका जो समाधान है वो महाशक्तियां ही निकाल सकती हैं। और जब तक ये जो रशिया और तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाटो किसी संवाद के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर कोई शांति और कोई सीज फायर भी नहीं हो सकता। वर्तमान समय में प्रवीण जी, अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं और जब तक ये इलेक्शंस का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक मैं किसी तरीके के युद्ध विराम की और किसी तरीके की पीस नेगोशिएशंस की संभावना नहीं देखता हूं। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि इस युद्ध के विराम के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में लगातार कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति फिर से बनते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर ही एक कोई बड़ा ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि ये बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़े, युद्ध विराम हो जाए और शांति की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो जो वर्तमान समय की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां हैं उस पर ही चलेंगी और ऐसे में जो ये संभावनाएं हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाएंगी। लेकिन इतना कहने के बाद एक अंतिम बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये युद्ध इटरनल टाइम तक तो नहीं चल सकता, हमेशा तो नहीं चल सकता। कभी ये अवश्य इसमें बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी और जब कभी भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी तो उस वातावरण को बनाने में, उस बैकग्राउंड को तैयार करने में भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो उसी तरीके के आधार को बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के जहां तक मध्यस्थता की बात आपने पूछी है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत ओपन तरीके का मीडिएशन नहीं करने जा रहा है, क्योंकि भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, चाहे वो रशिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स का नेटो हो, यूक्रेन हो, सभी भारत नेगोशिएशन नहीं करेगा। लेकिन बैकग्राउंड जो बैक चैनल का नेगोशिएशन होता है, बैक चैनल के माध्यम से जो प्रयासों की बात है वो भारत डे वन से कर रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का काला इतिहास है। कितना महत्वपूर्ण है ये बात को समझना कि अमेरिका के चुनाव का असर जो है वो यूक्रेन के भविष्य को तय करता है। और ये आयरनी है और आज से नहीं चला आ रहा है, कई छोटे छोटे देशों को इस्तेमाल किया गया युद्ध भूमि की तरह से और बड़ी बड़ी ताकतों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए किया। सबकी मजबूरियां हैं। आप अगर रशिया में बैठकर रशिया के पक्ष को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो सही है, जैसा कि मेजर जनरल कटोच ने अभी कहा भी कि भाई नेटो ने भी कुछ ज्यादती कर दी थी तो उनको करना पड़ा। यूक्रेन की स्थिति देखें, वो इनका सपोर्ट ना ले तो रशिया कब का कब्जा चुका होता, लड़ ही नहीं सकता था इनसे। रशिया जो है वो अपने पुराने गौरव की बात कर रहा है, अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स चलती है। डॉक्टर अंशु जोशी, भारत की भूमिका, भारत क्या लेकर आ रहा है अपने लिए, या फिर हम सिर्फ अभी मदद करने के लिए गए हैं, या आपको भारत का भी कुछ हित दिखता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा, भारत के हित की दृष्टि से देखें तो भारत वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा चाहता है, उसी का पक्षधर है। और कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल साउथ की एक आवाज के रूप में भी भारत इसीलिए ये पेशकश कर रहा है कि युद्ध का अंत होना चाहिए। और अगर दोनों देशों की दृष्टि से या वैश्विक राजनीति की दृष्टि से कहूं तो मानवीय संवेदनाओं को आधार बनाकर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि वे किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए और मध्यस्थता के लिए तैयार है। इसको मैं एक बहुत अच्छे पॉजिटिव सिंबल के रूप में देख रही हूं कि जिसके बेसिस पे आगे चल करके अब ये बातचीत शुरू हो सकती है, कम से कम सीज फायर की बात तो हो ही सकती है और फिर एक फेज्ड मैनर में युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका में यदि ट्रंप जीतते हैं तो इसका भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव युद्ध को अंत की ओर ले जाने में होगा। जी, रंजीत जी, आपको क्या लगता है भारत के लिए क्या कुछ आ सकता है, खासतौर पर तब जबकि अपने 7 पड़ोसी मुल्कों में से 5 के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं हमारे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो ध्यान है वो भारत की भूमिका पर गया है। सभी लोग ये देख रहे हैं कि भारत क्या कोई सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। भारत ने संकेत जरूर दिया है कि भारत किसी भी तरह की भूमिका निभाने को तैयार है। और रूस और भारत, यूक्रेन के साथ जिस तरह से भारत ने दोनों का भरोसा जीता है, उससे उम्मीद जरूर बनती है कि भविष्य में जब यदि समझौते की बातचीत शुरू होती है, समझौता वार्ता जब शुरू होगी, तो उसमें दोनों देश भारत को आगे करके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये भारत के लिए एक सकारात्मक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सकारात्मक तरीके से लिया गया है, जो भारत की एक राजनयिक अहमियत भी इससे हम देखते हैं कि भारत किस तरह से राजनयिक तौर पर अपनी स्थिति
मजबूत करता जा रहा है। यूरोप की जो शांति और सुरक्षा का जो मसला है, उससे भारत जुड़ करके यूरोप में किस तरह से भारत अपनी भूमिका निभा सकता है, यह भारत ने पहली बार इस तरह से यूक्रेन का प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा करके दिखाया है। मेजर जनरल कटोच, क्या इस टाइमिंग को कुछ एनालाइज किया जाना चाहिए कि इस समय पर युद्ध तो क्योंकि चल रहा है, हम देख रहे हैं इतना लंबा समय हो गया युद्ध चलते चलते, लगभग 1.5 साल के आसपास का समय होने को आया। इस समय के दौरान में प्रधानमंत्री का इस समय का चयन करना क्या किसी महत्व को दिखाता है, या कोई इशारा उनको भी मिला हो कि भैया आइए? नहीं, मुझे लगता है ये समय, ये टाइमिंग बहुत जरूरी है इसमें। देखिए, ये तो हम तय कर चुके हैं कि रूस भी थक गया और यूक्रेन भी थक गया है। बेशक वो युद्ध लड़ने के लिए वो लड़ और भी लड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज हम ये भी कहना बहुत जरूरी है, नेटो भी थक गया है। नेटो की जो इकोनॉमिक हालत है वो उनकी पब्लिक की तरफ से भी बहुत प्रेशर हो रहा है, क्योंकि अभी जिस प्रकार के उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसके ऊपर महंगाई वगैरह बहुत बढ़ चुकी है सब नेटो कंट्रीज में। तो वो भी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए। और जहां तक भारत और ग्लोबल साउथ की बात थोड़ी देर पहले की गई थी, वो भी एक सही बात है, क्योंकि जब इस प्रकार का युद्ध चल रहा है तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक असर पड़ जाता है। तो इस समय पर हालत ऐसी है कि सभी चाहते हैं कि देखिए किसी न किसी तरह पर यह युद्ध समाप्त हो जाए। और इस समय पर भारत की स्थिति ऐसे है, क्योंकि भारत एक इंपॉर्टेंट देश है, एक बड़ा देश है, और दोनों के पक्ष के साथ है। रूस के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, नेटो के साथ है, अमेरिका के साथ भी है। हम किसी के दुश्मन नहीं है। तो इस समय पर भारत जब बीच में आ जाता है तो सिर्फ मुझे यह लगता है कि कम से कम लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हो सकता है उस सुनने से एक बार अगर सीज फायर हो जाए तो बात फिर आगे बढ़ा सकेंगे। और ये पहला कदम जो है सीज फायर, ये मैं समझता हूं इस समय पर भारत नरेंद्र मोदी के एफर्ट से ये शुरू करवा सकता है। जी, हालांकि संजीत जी, आपने पहले ही कहा कि इस पूरे मामले में जब तक नेटोज हैं और साथ ही साथ में अमेरिका के चुनाव हैं, इन सब के पहले कोई सीज फायर होगा, इसकी उम्मीद आपको कम लगती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो टाइमिंग चुनी गई है और ये जो यात्राएं हो रही हैं, ये इन देशों की इच्छा के बिना नहीं हो सकती कि खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहें और चले जाएं। निश्चित तौर पर रशिया भी इंतजार कर रहा है या इनिशिएट कर रहा है, यूक्रेन भी इंतजार कर रहा है, और अन्य देश जैसे यूएन का तारीफ करना और यूएन का यह स्टेटमेंट भी देना कि भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा मामला जम रहा है कि आप भैया इसको खत्म करो, कोई बातचीत पर आओ, चाहे वो आप अमेरिका का चुनाव कह लें उसका कारण, नेटो की थकान कह लें, अंतर्राष्ट्रीय मंदी कह लें। देखिए, इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला तो कारण यह है कि भारत अपनी स्वयं की जो विदेश नीति है, स्वयं का जो फॉरेन पॉलिसी पॉस्चर है, उसको स्पष्ट कर देना चाहता था कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर ही चलता है। जब रशिया में हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो कई आलोचना के स्वर अमेरिका की तरफ से वेस्टर्न मीडिया में दिखाई दिए थे। उन सारी आशंकाओं का, उन सारे प्रश्नों का निराकरण इस विजिट के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर दिया है कि भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। ये विजिट भारत के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जहां तक रशिया यूक्रेन का जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जब तक महाशक्तियां संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक इसमें कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती, कोई सीज फायर भी नहीं हो सकता। लेकिन भारत इस बात का लगातार प्रयास कर रहा है कि ये जो संवाद की प्रक्रिया को आरंभ करने का जो वातावरण है वो भारत बनाए। जैसा कि मैंने कहा कि भारत ओपन मीडिएशन नहीं करेगा जब तक कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ऐसा करने के लिए भारत से अनुरोध न करें, क्योंकि यदि भारत ने किसी एक पक्ष के कहने पर कोई मीडिएशन का इनिशिएटिव ले लिया तो कल को हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो कश्मीर वगैरह को लेकर के भी तमाम बातें करना शुरू कर देगा। हाँ, आपको याद होगा कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो ये इशू आया था कि अमेरिका ने जब मध्यस्थता की बात कही थी तो भारत ने कहा था कि दो मुल्कों का मामला है, हम आपस में सुलझेंगे, हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, इसलिए भारत मध्यस्थता के बहुत पक्ष में नहीं रहता। लेकिन अगर दोनों देश चाहें और दुनिया के तमाम बड़ी ताकतें ऐसा चाहें और भारत की भूमिका ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़े तो भारत इस भूमिका को खुशी खुशी एक क्विक राउंड में अंशु जी, आपको लगता है कि सीज फायर होने जा रहा है? बहुत संक्षेप में, सीज फायर होने जा रहा है? आज माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद तो मुझे कुछ चमत्कार होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये देखना कुछ इशारा लगता है आपको, आप सकारात्मक है कि सीज फायर जल्दी हो सकता है? रंजीत जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो संवादहीनता की स्थिति है, जो कोई डायलॉग नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है,
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद दोनों पक्ष किसी न किसी तरीके से आगे आ सकते हैं। मुझे लगता है आपका बातचीत कमेंट की भी इस तरफ है कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इस ऐसा माहौल दिख रहा है। मेजर जनरल कटोच संक्षेप में। मेरे अपने ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द सीजफायर हो जाएगा। तीन यस आ गए संजीव जी क्योंकि आपका मुझे लग रहा था कि आप जी मैं आशावादी हूं। मैं जी। चाहता हूं कि ये युद्ध समाप्त हो। हम ये सब पूरे चाहते विश्व हैं। के लिए अच्छा नहीं है, सप्लाई जी। चेन के लिए अच्छा नहीं है। हम सबका ये की उम्मीद है, ये आशा है। लेकिन इसके होने की जो संभावना है वो जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जैसे मैंने कहा, वहां इलेक्शन नहीं हो इलेक्शन की जाते। प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके पहले मैं इसमें बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए नहीं लेट्स सी। देखता। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो यात्राएं हुई हैं और इतने दौरे हो रहे हैं, ये सबकी आपसी सहमति से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही प्रयास करता दिखाई दे रहा है, सब देश ऐसा चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह का मंच सज रहा है अंतर्राष्ट्रीय, और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी और सचमुच वहां पर जो इतनी चर्चाएं होती हैं उसका एक अंदाजा हम लगा सकते हैं यहाँ आप जैसे विशेषज्ञों के साथ बैठकर। डॉक्टर अंशु आपका, संजीव जी आपका, रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिली हैं। तो यूक्रेन में नमो नमो है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा मसला समझ में आया होगा। हाँ, एक बात जो पूरी निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुत मुमकिन है सीज फायर की तरफ चीजें बढ़ती दिखाई दे रही। हालांकि बड़े कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान भी नहीं होगा, समय लगेगा। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत का सवाल में इतना ही।